नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सलाम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ अतल सिंह चौहान। आज हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप इस सेशन को ले सकते हैं PSSSC CPET CET SSC GD CHSL MTS UP पुलिस SI कांस्टेबल लेखपाल BD तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सेशन में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस सेशन को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपका कुछ कीमती समय लेना चाहेंगे। देखिए, जो महत्वपूर्ण दिनों की जो मैंने क्लास स्टार्ट की थी उसको मैंने वहीं पर समाप्त कर दिया है, क्योंकि उस क्लास में पढ़ाने लायक कुछ था नहीं। उसकी मैंने PDF उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 3, 4 या 5 महीने की जो बच गई है, जिसका PDF नहीं बन पाई और आपको उपलब्ध नहीं हो पाई, 2-3 दिनों में उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते हैं और किसी भी माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुँच जाता है, तो कृपया करके इस वीडियो को प्रतियोगी छात्र जो तैयारी करते हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा, किसी भी माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या और कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसको शेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो हम बहुत मेहनत से इस चीज़ को बनाते हैं, कंटेंट इकट्ठा करते हैं, हर ऑप्शन का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, हर ऑप्शन का हम विश्लेषण करते हैं। शायद ही कोई यूट्यूब चैनल होगा जो आपको क्लास के साथ साथ उसकी PDF भी उपलब्ध कराता है। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है। आपको करंट अफेयर्स की तो PDF मिल जाती हैं, मगर जो क्लास की PDF हैं वो आपको नहीं मिल पाती हैं। ठीक, जो आपको क्लास की PDF हैं वो आपको नहीं मिल पाती हैं, उस PDF को आपको परचेज करना पड़ता है। लेकिन आपको आज से नियमित रूप से हर क्लास की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और बड़ी आसानी से आप उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें SSC GD की, जिस किसी भी का भी फिजिकल ठीक है, रनिंग ठीक है, वो SSC GD की तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में SSC GD लगभग 40 से 50 हज़ार वैकेंसी देगा और जल्दी इसकी वैकेंसी भी आने वाली है। जिस किसी का भी फिजिकल ठीक है, रनिंग ठीक है, वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अब तक तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही तैयारी को स्टार्ट कर दें और इस क्लास को रोज़ लेते रहें। आने वाले समय में हम आपको सामान्य हिंदी की भी क्लास प्रोवाइड कराएंगे और हर क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, हर क्लास का आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे, बढ़िया कंसेप्ट के साथ आपको हम पढ़ाएंगे, अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। आप देखिए, अगर कि वीडियो को लाइक करते हो तो उससे जो हमारा होता है मोटिवेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में अच्छा करते हैं, अच्छा कंटेंट लाते हैं और जल्दी वीडियो उपलब्ध कराने की। वैसे तो रोज़ वीडियो आती है, लेकिन हम और अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब से ये होता है कि आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और क्लास ले लीजिए। इसमें होते तो 15 ही क्वेश्चन है, लेकिन उन 15 क्वेश्चन को हम 60 क्वेश्चन बना देते हैं। उसका हम विश्लेषण कर करके 60 क्वेश्चन बना देते हैं। और जो ये क्लास होती है वो 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। 25 से 30 मिनट की क्लास में आपको 60 क्वेश्चन मिल जाए, उसके बाद आपको PDF मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में, तो आप हमारी मेहनत पर कुछ तो दे सकते हैं अपने तरफ से, इसमें कोई पैसे वगैरह तो लगते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और प्रश्नों को समझते हैं क्या है प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी चित्तू पांडे, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम शेर ए बलिया की बात करें तो इसे जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? चित्तू पांडे को। ठीक है, चित्तू पांडे को जाना जाता है। जो चित्तू पांडे थे वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत के क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है,
ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। इन्हें शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनकी बात करें चित्तू पांडे की, तो इन्होंने क्या किया था 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अगर हम चित्तू पांडे की और बात करें तो 19 अगस्त 1942 को 19 अगस्त 1942 को इन्होंने एक समानांतर सरकार की घोषणा की थी। किसकी? समानांतर सरकार की इन्होंने घोषणा की थी, ठीक है। समानांतर सरकार की इन्होंने घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर क्या है? चित्तू पांडे। यानी शेरे बलिया के नाम से कैसे जाना जाता है? तो चित्तू पांडे जी को शेर बलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? क्या है प्रश्न? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? देखिए इमामबाड़ा, ठीक है। इमामबाड़ा का जो दूसरा नाम है वो है भूल भुलैया। क्या है? भूल भुलैया, ठीक, भूल भुलैया। बड़ा इमामबाड़ा का नाम है भूल भुलैया। बड़ा इमामबाड़ा का जो निर्माण कराया था वो कराया था, किसने कराया था? वो कराया था आसफ उद्दौला ने। किसने करवाया था? आसफ उद्दौला। किसने कराया था? आसफ उद्दौला, ठीक है। आसफ उद्दौला ने इसका निर्माण कराया था और ये जो निर्माण कराया था वो कराया था 1784 में। कब कराया था? 1784, ठीक है। 1784 में इसका निर्माण करवाया था। अगर हम इसके बड़े इमामबाड़े की बात करें तो जो यह एक गुम्मद नुमा हॉल है। कैसा? गुम्मद नुमा हॉल है, ठीक है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 30 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक। 30 मीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 15 मीटर इसकी क्या है? 15 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई, ठीक है। 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो बड़ा इमामबाड़ा है वो कहाँ स्थित है? वो आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? क्या प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? ठीक है। पहला ऑप्शन अकबर अली खान, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है हॉर्मस जी फिरोज शाह मोदी और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ दास। ठीक है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी 1950 में 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? उत्तर प्रदेश। ठीक है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? उत्तर प्रदेश। ठीक है। कब? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। उत्तर प्रदेश के हम प्रथम राज्यपाल पद की बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 को आता है। कब आता है? 26 जनवरी 1950। ठीक। कब आता है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये पद आता है और इसके जो पद का ग्रहण किया था, शपथ ग्रहण किसने की थी? हॉर्मस जी फिरोज शाह मोदी ने। ठीक है। इस पद को ग्रहण किया था और जो इनका पद था जो ये रहे वो कब तक रहे थे? 1 जून 1952। कब तक रहे? 1 जून 1952। कब तक रहे? 1 जून 1952। 1 जून 1952 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। ठीक है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम कब बदल दिया गया? 24 जनवरी 1950। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते तो इसका सही आंसर क्या है? हॉर्मस जी फिरोज शाह मोदी। ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लूर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लूर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1812, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1806, ऑप्शन डी 1813। ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर जो विद्रोह हुआ था बेल्लूर विद्रोह, वह किस वर्ष हुआ था? अगर हम बेल्लूर विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 10 जुलाई 1806 को। कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 को। ठीक है। 10 जुलाई 1806 को
वेल्लोर विद्रोह हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 को। अगर हम वेल्लोर विद्रोह की बात करें तो इसके वेल्लोर विद्रोह के दौरान क्या हुआ था? जो विद्रोही थे उन्होंने वेल्लोर किले को जब्त कर लिया था, ठीक है। विद्रोहियों ने क्या कर लिया था? विद्रोहियों ने क्या कर लिया था? विद्रोहियों ने वेल्लोर किले को जब्त कर लिया था। वेल्लोर किले को क्या कर लिया था? जब्त, ठीक है। वेल्लोर किले को इन्होंने जब्त कर लिया था। और क्या हुआ था? 200 ब्रिटिश सैनिक जो थे, जो 200 ब्रिटिश सैनिक थे, कितने? 200, जो 200 ब्रिटिश सैनिक थे उनमें से कुछ मारे गए थे, कुछ मारे गए थे और इसमें से कुछ हो गए थे घायल, ठीक है। कुछ क्या हो गए थे? कुछ हो गए थे घायल। 200 ब्रिटिश सैनिकों में से कुछ मारे गए थे, कुछ घायल हो गए थे। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1806। क्लियर? अगर आपको कुछ परेशानी हो वीडियो में, स्पीड से पढ़ाता हूँ, स्लो पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं इस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 5वां है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 ईस्वी में। कब होती है? 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 ईस्वी में होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है, ठीक है। ब्रह्म समाज के द्वारा कई जो समाज में कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म किया गया। उन कुरीतियों की हम बात, जैसे सती प्रथा है आपकी, क्या हुई? सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुआ, ठीक है, बाल विवाह हुआ, और अन्य कुरीतियाँ जो समाज में थी उन कुरीतियों को ब्रह्म समाज द्वारा समाप्त किया गया। ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी हमने आपको बताया 1828 में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का डाकघर किस स्थान पर था? प्रश्न क्या है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर था, ठीक है। ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है मुंबई। अगर हम बात करें भारत में पहले डाकघर की, तो 1764 ईस्वी में मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, कब? 1764, ठीक है। 1764 में मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था, ठीक है। क्लियर है? तो कब किया गया था? मुंबई में, ठीक है। अक्टूबर 1854 में क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो अक्टूबर 1854, कब? अक्टूबर 1854। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? पहला अखिल भारतीय डाक टिकट, पहला अखिल भारतीय डाक टिकट, पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? डाक टिकट, ठीक है। पहला अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में, अक्टूबर 1854 में जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मुंबई। क्या है इसका सही आंसर? मुंबई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में अधिनियम किया गया? यानी जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1909 में। कब किया गया था? 1909 में, ठीक है। 1909 में जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियमित किया गया था। अगर हम बात करें इसकी, तो भारत सचिव जॉन मार्ले थे। भारत के सचिव कौन थे? जॉन मार्ले। जॉन मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे, ठीक है। जॉन मार्ले भारत के सचिव थे। और वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, ठीक है। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया था, ठीक है।
क्या किया था? तो लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था? सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारतीय परिषद एक्ट 1909 इन्होंने क्या किया था? पारित किया। ठीक है, जिसे कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, और मार्ले मिंटो सुधार को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 15 नवंबर 1909। कब किया गया था? 15 नवंबर 1909, 15 नवंबर 1909। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1909, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्या है प्रश्न? कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी भगत सिंह। ठीक है, इनमें से किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, और इन्होंने कब कहा था इसके बारे में भी जानते हैं। इन्होंने 4 जून 1944 को, कब? 4 जून 1944। ठीक है, 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए इन्होंने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। कहाँ से? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। कहाँ से? सिंगापुर। ठीक है, क्लियर? और 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। ठीक है, क्लियर है? किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। हम इनकी बात कर रहे हैं तो इनमें से हैं सुभाष चंद्र बोस। क्लियर? ठीक है, कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में, कब? 1919 में 12 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, और लेकिन अगर हम इसकी बात करें इसमें है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कौन सा? एराविकुलम। ठीक है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, अगर हम एराविकुलम की बात करें तो ये भारत के केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में। ठीक है, कहाँ है? केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में है। और ये किस जिले में? इडुक्की। किस जिले में? इडुक्की जिले में। ठीक है, किस जिले में? इडुक्की जिले में है। कौन सा? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्लियर? अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल है वो है 97 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 97 वर्ग किलोमीटर। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो 97 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 97 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इस उद्यान की बात करें तो इस उद्यान में तितलियाँ, क्या? तितलियाँ, जानवर और पक्षी, अनेक दुर्लभ प्रजातियों के लिए यह जाना जाता है। ठीक है, अनेक दुर्लभ प्रजातियों के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या है? केरल। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? यानी कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी बैगई, ऑप्शन डी पेन्नौर। ठीक है, अगर हम कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी की चोटी। क्या है? ब्रह्मगिरी की चोटी। ब्रह्मगिरी की चोटी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, बैगई की बात करें, बैगई, तो बैगई का उद्गम स्थल है, क्या है? कंडन, एक मिनट, कंडन लिख दूँ, कंडन, कंडन, मणिक कन्यूर, मणिक न्यूर। ठीक, मणिकन। ठीक है, जो है मदुरै के समीप। किसके समीप है? मदुरै। ठीक, मदुरै के समीप है।
अगर हम ब्राह्मणी की बात करें, ब्राह्मणी, अगर हम ब्राह्मणी की बात करें तो जो ब्राह्मणी है उसका उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी। क्या है? दुधवा पहाड़ी। क्या है? दुधवा पहाड़ी। ठीक, क्या है? दुधवा पहाड़ी इसका क्या है? उद्गम स्थल है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर है पेन्नार। क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है पेन्नार। अगर हम पेन्नार की बात करें तो पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। जो पेन्नार नदी है वो कर्नाटक के, कहाँ? कर्नाटक के, पेन्नार नदी कहाँ है? कर्नाटक के, पेन्नार नदी कहाँ है? तो जो पेन्नार नदी है वो कहाँ है? जो पेन्नार नदी है वो कर्नाटक के, वो कहाँ है? वो कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 597 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिरती है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, खादर और बांगर किस प्रकार की मृदा है? क्या प्रश्न है कि खादर और बांगर किस प्रकार की मृदा है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका काली, ऑप्शन ए है काली, ऑप्शन बी है जलोढ़, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है लैटेराइट। ठीक है, किस प्रकार की मृदा है? तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा बहुत पाई जाती है। ठीक है, किसकी? पोटास की। ठीक है, इस मिट्टी में क्या पाई जाती है? पोटास की मात्रा बहुत पाई जाती है और यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या होता है? धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, इन सब की फसल क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक, चलिए क्लियर। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है? कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। यानी कौन सा देश है जो क्या माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब देना है आपको। कौन सा माना जाता है? चलिए, तो इसका माना जाता है, क्या माना जाता है? चीन। ठीक है, चीन जो है वो सबसे बड़ा क्या माना जाता है? उत्पादक देश माना जाता है। किसका? गेहूं का। ठीक है, गेहूं का। ठीक है, क्लियर। भारत दूसरे स्थान पर है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कीठम झील कहाँ स्थित है? कीठम झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका सही आंसर है आगरा। ठीक है, आगरा में कीठम झील स्थित है। जो है वो सिकंदरा से 12 किलोमीटर, आगरा से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को। प्रश्न है, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ये बदायूं में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये बदायूं में स्थित है। कहाँ स्थित है? बदायूं में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो करवाया था इनकी बेगम ने करवाया था। ठीक है, बेगम ने करवाया था। क्लियर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक, ओके, जय हिंद, जय भारत।